स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी, विषय हिंदी से पाठ 2 मैन पाठ की सैर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। गर्मी आई और लोगों की सैर सपाटा करने की सूझी। अधिकतर लोग शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, श्रीनगर की ओर आकर्षित होते हैं। तो जैसे ही हमारी गर्मियों की छुट्टी होती है तो हम जो है इधर उधर जाने की योजना बनाते हैं। हमको कोई गांव जाना है या फिर कहीं घूमने के लिए जाना है, तो गर्मी की छुट्टी आते ही सब जो है घूमने के लिए निकल जाते हैं। और अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं? शिमला चले जाते हैं, मैसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी या श्रीनगर। तो ये सभी जो है घूमने की जगह है, घूमने की स्थान है। तो यहाँ पर जो है लोग बहुत अधिक मात्रा में घूमने के लिए जाते हैं। ये ही नगर तो गर्मियों की सैर सपाटे के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। तो गर्मियों में एक तो ऐसे ही गर्मी के कारण सब जो है परेशान रहते हैं, तो सब जो है एक मस्त ठंडे ठंडे जगह जाने की सोचते हैं। तो जितने भी ये स्थान हैं, शिमला हो गया, मसूरी, दार्जिलिंग, श्रीनगर, तो ये सभी जो है बहुत ही अच्छे स्थान हैं, ठंडे स्थान हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। इन्हें हिल स्टेशन कहते हैं। तो इन सभी स्थानों को क्या बोला जाता है? हिल स्टेशन इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मस्त मतलब ठंडा होता है, पहाड़ी पर होता है ये जो जगह है, तो इसी कारण इसको हिल स्टेशन इसको बोला जाता है। और ये सभी नगर प्राकृतिक सुषमा से संपन्न होते हैं। तो ये जो है बहुत ही मस्त प्राकृतिक जो शोभा है, जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और वृहद मध्य प्रदेश में भी एक हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी। तो मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है जिसका क्या नाम है? पचमढ़ी है। और हमारा राज्य भी किसी अन्य राज्य से कम नहीं है, मतलब जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो भी किसी राज्य से कम नहीं है। हमारे यहाँ भी एक हिल स्टेशन है। क्या उस हिल स्टेशन की सैर करना चाहोगे? तो चलिए आज हम उस हिल स्टेशन की सैर करने जाने वाले हैं, जो कि कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। तो चलो हम तुम्हें ले चलते हैं, वह स्थल है मैनपाट। तो जो जगह है जहाँ पर हम जाने वाले हैं, यानी कि उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उस जगह का नाम है मैनपाट। और इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला। तो इसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? मैनपाट को। मसूरी या पंचमढ़ी। आओ हम तुमको इस नगर में एक सपाट स्पष्ट से परिचय करा देते हैं। तो जल्दी से चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो हिल स्टेशन मैनपाट चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य जलप्रपातों से भरा पूरा है। तो ये जो हिल स्टेशन है का मैनपाट, ये जो है सभी ओर से प्राकृतिक सौंदर्य से और जितने भी जलप्रपात हैं, झरने हैं, उससे पूरी तरह से भरा पूरा है। बहुत सारे यहाँ पर झरने आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ? मैनपाट में। मैनपाट का कोना कोना दर्शनीय है। मतलब जैसे ही आप जो है मैनपाट जाते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पर घूमने के, दर्शन करने के जो जगह हैं वो आपको मिल जाएंगे। पर्यटक यहाँ आकर अति सुख और शांति का अनुभव करते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, पर्यटक, पर्यटक किसको बोला जाता है? जो घूमने के लिए जाते हैं तो उनको बोला जाता है पर्यटक। तो पर्यटक यहाँ पर जो है आते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से घूमते हैं, सभी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर झरने हैं, जलप्रपात हैं, साथ ही बहुत अधिक मात्रा में घने घने यहाँ पर जंगल हैं। तो सभी चीज़ों को घूम करके यहाँ पर ये जो है बहुत ही सुख और शांति का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहनों की कानों को खटखटाने वाली क्या ध्वनियों से मुक्त शांत वातावरण युक्त मैनपाट अंबिकापुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये जो मैनपाट है वो कहाँ? अंबिकापुर से लगभग जो है 85 किलोमीटर, कितना? 85 किलोमीटर दूर जो है हरी भरी पहाड़ियों पर, पहाड़ियों के बीच ये जो स्थित है मैनपाट। और लोग यहाँ पर जो है पूरी तरह से जाते हैं और सुख और शांति का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं होता और ना ही वाहनों की यहाँ पर ध्वनियाँ होती है। तो पूरी तरह से ये जो है कैसा है? एकदम शांत वातावरण है। तो लोग यहाँ पर जाते हैं और वहाँ से अच्छे से घूम करके आते हैं। 45 किलोमीटर दूर है यह जो है अंबिकापुर से, और ये जो है बहुत ही मस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो चारों ओर से घनों वनों से आच्छादित यह स्थान अनेक छोटी बड़ी नदियों से घिरा है। तो ये जो स्थान है यानी कि मैनपाट जो है चारों ओर से, कैसे? चारों ओर से जो है वनों से, मतलब जंगलों से ये जो है पूरी तरह से घिरा हुआ है। और साथ ही साथ ये जो है यहाँ पर बहुत छोटी बड़ी आपको नदियाँ जो है देखने को
मिल जाएगी। तो छोटी बड़ी नदियों से ये जो है पूरी एक क्या है, घिरा हुआ है ये जो मेन पार्ट है वो। तो ये नदियाँ जो है स्थान स्थान पर जलप्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित करा देती है। तो ये जो क्या है नदियाँ हैं वो क्या होती है, बहुत जगह पर क्या बनाती है, जलप्रपात यानी कि झरना ये जो है बनाती है, और जिससे जो लोग हैं वो एकदम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, एकदम मस्त हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम जो है कोई जलप्रपात जो झरना देखते हैं तो हमको कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी कारण से ये जितनी भी यहाँ पर नदियाँ पाई जाती है वो जो है जगह जगह पर अलग अलग क्या बनाते हैं, जलप्रपात बनाते हैं, जिससे ये जो है बहुत ही क्या होते हैं, अच्छे दिखाई पड़ते हैं। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैन पाट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल है। तो ये जो मैन पाट है वो कहाँ पर बसा हुआ है, समुद्र तल से। समुद्र तल से जो है 1100 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है 28 वर्ग किलोमीटर के एक क्या आयताकार पहाड़ी पर, एक आयताकार जो पहाड़ी है वहाँ पर ये जो मैन पाट है वो बसा हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हमको देखने को मिल जाते हैं, घूमने फिरने की जो जगह है यहाँ पर हमको मिल जाती है। तो इनमें हम जो है टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दरहा जलप्रपात, देव प्रवाह अपनी प्राकृतिक सुषमा का कारण दर्शनीय है। तो ये सभी जितने भी हम पॉइंट पढ़े हैं, टाइगर, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, तो ये सभी जो है वहाँ पर देखने के जगह के नाम हैं। तो अब जो है हम धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पाठ बहुत ही अच्छा है, मेरे साथ वीडियो में अंत तक जो है बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको तक ये जो पाठ है वो अच्छे से पहुंच सके। तो पहले हम मैन पार्ट के पूर्वी भाग में चलते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, मैन पार्ट का पूर्वी भाग। तो यहाँ महादेव मूड़ा नदी बहती है। तो यहीं क्या बहती है, महादेव मूड़ा जो नदी है, नदी का नाम है महादेव मूड़ा नदी। तो यहीं जो है बहती है कहाँ, पूर्वी भाग में। और यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। तो ये जो नदी है जब जो है वनों के बीच से जब बहती है तो एक 60 मीटर ऊंचाई से गिरती हुई एक क्या बनाती है, जलप्रपात यानी कि झरना बनाती है। और इस जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों में के बीच मधुर संगीत स्वर उत्पन्न कर देती है। तो जब जो है जो पानी है, जो जलप्रपात है, उसकी जो धारा है नीचे जब कुंड में गिरती है, एक कुंड बना हुआ है वहाँ पर जब गिरती है तो एक अच्छा, एक मधुर सा जो ध्वनि है, जो संगीत है वो उत्पन्न कर देती है। आप सभी लोग देखे होंगे झरना वगैरह, जलप्रपात वगैरह, तो उसका जो जब आप एकदम ध्यान से उसको सुनोगे तो उससे बहुत अच्छी क्या आती है, आवाज़ आती है झरझर गिरते रहने की। तो उसी प्रकार से एक मधुर जो ध्वनि है वो उत्पन्न हो जाता है, किससे, झरने का। अब कभी इस प्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे, जिसके कारण इस प्रपात को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। तो ये जो प्रपात है जो कि 60 मीटर ऊंचा जो प्रपात है, तो इसके आसपास जो वनराज है, वनराज यानी कि जंगल का राजा जो शेर होता है, वो क्या किया करता था, भ्रमण किया करता था, घूमता था पहले। तो इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, टाइगर पॉइंट इसको कहा जाता है। जब जो है पहले यहाँ पर जो वनराज है, जो शेर है, वो घूमा करते थे, तो इसी कारण से इसको, इस पॉइंट को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। अब मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ सुविधाजनक भी है, मतलब यहाँ पर जो है आप आसानी से पहुँच जाते हैं देखने के लिए। और पर्यटकों के ठहरने के लिए विश्राम गृह भी है, मतलब आप जैसे जाएंगे तो रुकने के लिए वहाँ पर आपको सुविधा भी मिल जाएगा। तो अब हम तुम्हें एक अन्य स्थल पर ले चलते हैं। चलिए अब दूसरे स्थल पर जाने की तैयारी करते हैं, और यह मैन पार्ट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो जो दूसरा स्थल है वो कैसा है, 15 किलोमीटर दूर है मैन पार्ट से, और चारों ओर हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली है, हरियाली का वातावरण चारों ओर हमको देखने को मिल जाता है। पहाड़ों पर उतर आए बादल ऐसे लगते हैं कि जैसे आकाश ही पहाड़ों पर उतर आया है। तो ऐसा यहाँ पर जाने से ऐसा लगता है कि जो बादल हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, एकदम उतर चुके हैं। आप जो है बादलों को पूरी तरह से एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हो यहाँ पर जाने के बाद। कभी पहले इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी। तो ये जो जलप्रपात है वहाँ पर पहले बहुत बड़ी बड़ी क्या पाया जाता था, मछलियाँ पाया जाता था, और इसी कारण से इसका नाम क्या रखा गया है, मछली पॉइंट रखा गया है। तो ये जो पॉइंट है उसका नाम है मछली पॉइंट।
मछली पॉइंट इस कारण इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर जो है पहले बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया है, मछली पॉइंट रखा गया है। तो इनके सामने की पहाड़ी से एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा पहाड़ी से गिर रही हो। अब ये जो मछली पॉइंट है उसके जस्ट सामने क्या है, एक 80 मीटर की फिर से ऊंचाई से गिरती हुई क्या है, जलप्रपात है। तो वो जो जलप्रपात है जब जो है वो गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसमें दूध की धारा जो है गिर रही हो। दूध की धारा जैसे गिरती है तो कैसा दिखता है, एकदम सफ़ेद जो है दिखता है। तो ठीक ऐसे ये जो है प्रतीत होता है जैसे कोई दूध की धारा यहाँ इस पहाड़ी से गिर रही हो, और इसी कारण से इसको मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा कहा जाता है। तो दूध की धारा गिरती है ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या गिरता है, पानी गिरता है, जल गिरता है, लेकिन वो जो है बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है और दूध की तरह ये जो है दिखाई पड़ता है। तो इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा इसको कहा जाता है। चलिए इतने तक आप जो है समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के मनोरम दृश्य देखते देखते हमारी आंखें थकती नहीं हैं। अब फिर से हम जो है आगे बढ़ते हैं इसको मेन पार्ट में। तो अब हमें मेन पार्ट के एक ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की कोई कमी नहीं है। तो जो मेन पार्ट है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ जो दृश्य हैं हमको देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे झरने, जलप्रपात और बहुत सारे जो यहाँ पर देखने की जो जगह हैं वो यहाँ पर हमको उपलब्ध हो जाते हैं देखने के लिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई घूमने फिरने की जगह की कमी नहीं है। अब हम आपको एक अन्य पॉइंट की ओर ले चलते हैं और यह पॉइंट मेन पार्ट का केवल 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अब एक अगले पॉइंट पर आते हैं, वो जो है कब कहाँ से, मेन पार्ट से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर ये जो है स्थित है और इसको जो है मेहता पॉइंट इसको कहा जाता है। तो ये जो है तारक मेहता वाला मेहता पॉइंट नहीं है, ये जो है अलग वाला मेहता पॉइंट है। तो इसको बोला जाता है मेहता पॉइंट। तो यहाँ की हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से किया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा टाइगर पॉइंट, एक पढ़ा मछली पॉइंट और अब फिर पढ़ने वाले हैं मेहता पॉइंट। तो हर पॉइंट का जो नाम है वो किसी विशेष कारण से यहाँ पर जो है किया गया है। टाइगर पॉइंट में जो है वनराज जो है घूमते थे, इस कारण से उसका टाइगर पॉइंट नाम रखा गया। मछली पॉइंट में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती, इस कारण उसका नाम मछली पॉइंट रखा गया। तो ठीक उसी प्रकार से मेहता पॉइंट का भी नाम किसी विशेष कारण से यहाँ पर रखा गया है। सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारण करने वाले यह पॉइंट एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो एक सागर के समान प्रतीत होता है। तो इस मेहता पॉइंट में क्या है कि ये जो है सरगुजा और रायगढ़ दोनों की सीमा का क्या करता है, निर्धारण करता है। और यहाँ पर एक ऐसा जल क्षेत्र है, बहुत बड़ा जल क्षेत्र है जो कैसा प्रतीत होता है, सागर के समान प्रतीत होता है, मानो ऐसा लगता है यहाँ पर क्या हो, समुद्र हो। तो वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों की सुविधा के लिए क्या बना दिया गया है, विश्राम गृह की व्यवस्था कर दी है। तो जो वन विभाग वाले जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो है रहने के लिए, खाने पीने और ठहरने के लिए भी क्या किया है, व्यवस्था किया है लोगों के लिए। यूँ तो वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक दर्शनीय पॉइंट पर पहुंचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराया है, लेकिन वन क्षेत्र में सभी स्थानों पर सड़क निर्माण करना दुविधा कार्य है, दुरूह कार्य है। मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक मात्रा में वन है तो पहाड़ वगैरह भी हैं, तो सड़क का निर्माण करना यह बहुत क्या हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन ये जो वन विभाग वाले हैं उन्होंने पर्यटकों के लिए बहुत अधिक मात्रा में क्या किया है, सड़कों का भी निर्माण किया है। और कुछ दर्शनीय स्थलों पर तो लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है, लेकिन कुछ जो ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोगों को, यानी कि यदि आप घूमने जाओगे तो आपको पैदल ही वहाँ पर जाना पड़ेगा। दरोगा दरहा जलप्रपात देखने वालों के लिए पैर मजबूत होने चाहिए। अब आता है ये जो दरोगा दरहा जलप्रपात, तो ये भी एक जलप्रपात है। तो यदि आप इसको देखने के लिए जाओगे तो आपके पैर जो है मजबूत होने चाहिए, तभी आप इसको देखने के लिए जा सकते हो। तो यहाँ गहरी घाटियों से होकर के जाना पड़ता है, तो बहुत भयानक यहाँ पर क्या है, घाटियाँ हैं, खाइयाँ हैं। तो इसी से होकर के आपको अच्छे से पैदल आपको जाना पड़ता है, तभी आप इसको देख सकते हो जलप्रपात को। लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर प्रकृति का नज़ारा देखकर 10 किलोमीटर पैदल चलने की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। तो आपको जो है 10 किलोमीटर जो है पैदल चल करके कहाँ, दरोगा दरहा जलप्रपात देखने के लिए जाना पड़ता है। और जैसे ही आप इसको देखते हो, आप जो है पूरी तरह से आपकी जो थकान है वो क्या हो जाती है, छूमंतर हो जाती है, दूर हो जाती है। तुम यहाँ आराम से लेट घंटे भर बैठ करके प्रकृति की शोभा को
निहार सकते हो। तो यहाँ पर यदि आप जाते हो कहाँ पर, दरोगा दरहा जलप्रपात में, तो आराम से वहाँ पर तुम कई घंटों तक वहाँ पर बैठ सकते हो और वहाँ का जो मज़ा है वो ले सकते हो। अब मैन पाट की सभी प्राकृतिक स्थलों को एक दिन देख पाना क्या है, असंभव है। मतलब यदि आप मैन पाट घूमने जाओगे तो सभी जितने भी वहाँ पर देखने के जो जगह हैं, जितने भी स्थान हैं, उनको एक दिन में नहीं देख सकते। और जिस स्थल पर तुम बैठोगे वहाँ से हटने का जी मन नहीं चाहेगा। मतलब जहाँ पर यदि तुम बैठ गए तो ऐसा लगेगा कि तुम वहाँ से हटो ही मत। मतलब यहाँ पर यदि आपको जाना है तो 2-3 दिन का आपको समय निकाल कर ही जाना पड़ेगा, तभी आप जो है सभी जगहों को घूम सकते हो। तबीयत करेगी कि बैठे बैठे उस मनोरम दृश्य को देखते रहें। और ऐसे ऐसे यहाँ पर देखने की जगह हैं जहाँ से आपको वापस आने का मन भी नहीं करेगा। तो फिर एक दिन के सभी स्थलों को कैसे देखा जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है आप एक दिन में कभी भी सभी जगहों को नहीं घूम सकते मैन पार्ट में, और इसलिए पर्यटक कम से कम 2 दिनों का समय निकाल कर के यहाँ आते हैं। तो यदि आप यहाँ पर घूमने जाते हो तो कम से कम 2 से 3 दिनों का समय आपको घूमने के लिए लगेगा। तो 2 से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, वो जो है 2 दिनों का समय निकाल कर के यहाँ पर घूमने के आते हैं। तुम पहले दिन इन्हीं स्थलों का भ्रमण कर सकते हो। तो जितने भी हम स्थल पढ़े, तो पहले दिन इन सभी स्थलों का भ्रमण हम जो है कर सकते हैं। अब आता है दूसरे दिन का भ्रमण, तुम देव प्रवाह के से कर सकते हो। अब एक देव प्रवाह नाम की जगह है, तो वहाँ पर ही हम जो है घूमने के लिए जा सकते हैं। वन क्षेत्र कमलेश्वरपुर में एक प्राकृतिक झील है जो आगे चल कर के एक नाले का रूप धारण कर लेती है। तो कमलेश्वरपुर में क्या है, झील है जो कि क्या है, आगे चल कर के एक नाले का रूप जो है धारण कर लेती है। नाले से वो जो है बहती है। तो नाला जो है 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक फिर से क्या बनाता है, प्रपात बनाता है, जलप्रपात जो है बनाता है। और यही देव प्रवाह जलप्रपात है। तो इसका क्या नाम है, देव प्रवाह प्रपात इसको बोला जाता है, जो कि 80 मीटर की ऊंचाई से जो है गिरता है और जलप्रपात का जो क्या करता है, निर्माण करता है। और यहाँ पर जो है आसपास वन क्षेत्र में वनौषधियों से भरा पूरा है, और हमारे लिए जो साधारण वृक्ष हैं, जानकारों के लिए उनमें कुछ भी कल्प वृक्ष के समान हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलते हैं हमको, औषधि से भरा हुआ जो पेड़ पौधा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसको हम जो है साधारण वृक्ष जो है बोलते हैं। और जो लोग जो है वृक्षों के बारे में अच्छे से जानते हैं उनके लिए सभी वृक्ष क्या हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ यहाँ पर यहाँ के वृक्षों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब मैन पार्ट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के कई स्थल हैं। तो मैन पार्ट में क्या है, जब जो है सूर्य उदय होता है, सूर्य जब निकलता है, और सूर्यास्त यानी कि सूर्य जब जो है डूबता है, तो इसको देखने के कई क्या हैं, जगह होते हैं। पर्यटक इन स्थानों पर पहुंच करके सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद लेते हैं। तो जो घूमने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और सूर्य के उदय होने और सूर्यास्त होने का जो भरपूर आनंद है वो जो है लेते हैं। जलप्रपातों के अतिरिक्त मैन पार्ट में अनेक प्राकृतिक गुफाएं भी दर्शनीय हैं। तो यहाँ पर मैन पार्ट में जलप्रपात तो हम बहुत सारे देखे, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक गुफा भी है, गुफा है। और ये जो गुफा है वह भी बहुत अधिक देखने के योग्य है, और इन गुफाओं के संबंध में हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही यहाँ पर रखते हैं। और मैन पार्ट अपनी एक और विशेषता के लिए क्या है, विख्यात है कि तुम जानते हो कि भारत सदा से लोकप्रिय शांति देश रहा है। हमारा जो भारत देश है सदा से ही शांति प्रिय देश रहा है, और हमने अपने ऊपर विदेशियों के अनेक आक्रामक झेले हैं। मतलब पहले क्या किया गया था कि जो अंग्रेज़ थे उसने हमारे भारत के ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और हमारे ऊपर क्या करते थे, वो जो है अत्याचार करते थे, लेकिन कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। फिर भी हमारे जो भारत देश है उसने कभी भी किसी देश पर जो है आक्रमण नहीं किया है। तो हमारे धर्म प्रचारकों ने देश विदेश में घूम घूम कर शांति का प्रचार किया, और विश्व की कई बड़ी विपत्ति पर पड़ी जातियों को यहाँ पर क्या दी, शरण दी। तो जो हमारे देश में जो लोग रह रहे थे उन्होंने क्या किया, घूम घूम करके शांति का प्रचार किया, और जितने भी देश में क्या कर रहा था, विपत्ति पड़ी हुई थी, वहाँ उनको मतलब विपत्ति के समय बहुत अधिक मात्रा में क्या किया, इन लोगों ने सबकी सहयोग किया। तो 1962-63 में चीन युद्ध के पश्चात भारत आए, तो भारत सरकार ने उन्हें मैन पार्ट में बसाया। तो चीन युद्ध के पश्चात जब जो है क्या होता है, जो शरणार्थी लोग हैं वो जो है जब भारत में आते हैं तो मैन पार्ट में उनको क्या कर दिया गया, बसा दिया गया।
और यह स्थान जलवायु की दृष्टि से उनके लिए क्या था, अनुकूल था। तो जो जैन जो शरणार्थी थे उनके लिए जो स्थान था वो कैसा था, बहुत ही अच्छा था। और आज मैन पाट भारतीय और तिब्बती दो संस्कृतियों का क्या है, संगम स्थल है। तो यदि मैन पाट में यदि हम देखें तो वहाँ पर भारतीय संस्कृति और जो तिब्बती संस्कृति है उन दो संस्कृतियों का जो संगम है वो हमको देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म अनुयायी इन तिब्बती शरणार्थियों ने भगवान बुद्ध का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जो भवन निर्माण कला की दृष्टि से क्या है, अनोखा है। तो यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के जो मानने वाले जो लोग हैं, जो शरणार्थी जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मंदिर का क्या किया है, निर्माण किया है। और स्वयं बौद्ध गुरु दलाई लामा ने यहाँ इस आकर के इस मंदिर का क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो जो बौद्ध धर्म के जो गुरु थे दलाई लामा, उन्होंने आकर के इस मंदिर का क्या किया था, उद्घाटन किया था। और तिब्बती शरणार्थी यहाँ खेती, पशुपालन और वस्त्र निर्माण उद्योग धंधा यहाँ पर क्या करते हैं, कार्य किया करते हैं। मैन पाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी गलीचे भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं और अपने जीवन जो है चलाते हैं। प्रकृति का लाडला, दो संस्कृतियों को संगम स्थल, जियो और जीने दो का उद्घोष करने वाला मैन पाट है ना अलौकिक। तो इस प्रकार से हम जो है पूरे मैन पाट के बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो आप मुझको बताइए कि ये जो स्थान है वो कैसा है, क्या तुम्हारा मन इसे देखने के लिए ललचाएगा? नहीं तो आप जो है मुझको बता सकते हैं कि यदि आप इस घूमने जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो फिर शिमला, मसूरी, श्रीनगर और पंचमढ़ी की सैर सपाटा करने के विचार छोड़ दो और अगली गर्मियों की छुट्टी में मैन पाट की योजना का विचार बना डालो। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है मैन पाट की सैर यहाँ पर समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये जो पाठ है, ये जो वीडियो है वो समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसी प्रकार के पाठों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।